हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं नीलम। मैं लेके आ गए हूं आपका न्यूज़पेपर द हिंदू इन स्कूल। और सबसे पहले आप सबका स्वागत है आपकी अपनी चैनल स्टडी फॉर द बेटर फ्यूचर में। और अच्छा बच्चों, आप लोग ने ब्लॉग पे जाके विजिट करना नहीं शुरू किया है ना, तो प्लीज़ मैं फिर से कह रही हूँ, मैंने ब्लॉग बना दिया है जिसका एड्रेस है www.studyforthebetterfuture.online। आप वहाँ पे जाइए, ब्लॉग पे विजिट करिए और पूरा न्यूज़पेपर अच्छे से लिंक पे जाके पढ़िए। डायरेक्ट आप मेरी न्यूज़पेपर पे आ जाएंगे और वहाँ से आप उसे पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, उसे इजीली पढ़ सकते हैं। तो प्लीज़ ब्लॉग पे जाइए और जो वीडियोस हैं इन्हें प्लीज़ लाइक करिए। लाइक करने से थोड़ा सा मुझे अच्छा लगेगा कि हाँ, मैं इतनी मेहनत करती हूँ तो लोग उसे लाइक कर रहे हैं, और इससे मुझे मतलब थोड़ा सा एप्रिशिएट होगा कि वीडियोस अच्छे बन रहे हैं या बेकार बन रहे हैं। कुछ कमेंट में ही बताइए। आप लोग तो बिल्कुल भी रिप्लाई नहीं दे रहे हैं किसी भी तरीके का। तो प्लीज़ लाइक करिए या फिर डिसलाइक करिए, कुछ करिए, जो भी आपको जैसा भी लग रहा है। और चलिए बच्चों, हम शुरू करते हैं। और आज हमारी डेट है मंडे मई 3, 2021। और यहाँ पे हमारा फ्रंट पेज पे पहला टॉपिक है घोस्ट फॉरेस्ट एट एन इंडिकेटर ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो घोस्ट फॉरेस्ट का मतलब यहाँ पे किसी भूतिया जंगल से मतलब नहीं है। घोस्ट फॉरेस्ट इसलिए यहाँ पे हेडिंग दी गई है क्योंकि ये आप सूखे हुए पेड़ देख रहे हैं ना, तो ये कुछ कुछ हमें भूतिया टाइप की फीलिंग देते हैं, जैसे मूवीज में दिखाते हैं ना कि एकदम सूखा जंगल है। तो इसलिए इसका नाम घोस्ट फॉरेस्ट दिया हुआ है यहाँ पे। और ये इंडिकेट कर रहा है कि क्लाइमेट चेंज बहुत ही तेजी से हो रहा है, जिससे हमारे जंगल घोस्ट फॉरेस्ट में बदलते जा रहे हैं। चलिए हम पूरा टॉपिक को कवर करते हैं। और यहाँ पे दिया है ग्रे एंड बैरन डेड ट्रीज डॉटिंग कोस्टल रीजन अक्रॉस मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड आर immediate consequence of sea level rise with climate change bring in more threats in the form of coastal erosion, frequent hurricanes and drought. Things can only get worse for coastal vegetation. तो आज यहाँ पे जो climate change है इसमें कोस्टल वेजिटेशन को कवर किया गया है। बच्चों, मैं फिर से आपको एक चीज़ बता दूं कि ये जो द हिंदू न्यूज़पेपर है ये काफ़ी दिनों से क्लाइमेट चेंज पे एक पूरी टॉपिक निकालते जा रहा है अलग अलग चीज़ों पे। तो जैसे आज इसने कोस्टल चेंज पे कोस्टल वेजिटेशन पे क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट बता रहा है। तो आप इन सब टॉपिक से कलेक्ट करके एक अच्छा सा आर्टिकल तक लिख सकते हैं, क्योंकि ये हर एरिया को कवर कर रहा है। जैसे आइस कैप को कवर किया, फिर इसने एक पूरे अमेजॉन फॉरेस्ट को कवर किया, अब ये कोस्टल फॉरेस्ट को कवर कर रहा है। तो यहाँ से हमें बहुत सारे अलग अलग क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड पॉइंट्स मिल जाएंगे। क्योंकि ज़्यादातर लोग अगर क्लाइमेट चेंज की बात करो तो ग्लोबल वार्मिंग और सी लेवल हाई को ही मतलब जो उनके मुंह पे रटा रहता है, पर कुछ अलग जिसपे बहुत कम लोग ध्यान देते हैं वो टॉपिक्स यहाँ पे दिए होते हैं। अगर आप इन्हें कहीं पे भी लिखेंगे तो जज को ऐसा लगेगा कि हाँ, इसने अच्छी पढ़ाई करी है या इसे नॉलेज है, ये न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ता रहता है। तो यहाँ पे दिया है कि साइंटिस्ट एट द ड्यूक यूनिवर्सिटी एंड द यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया हैव रिसेंट डॉक्यूमेंटेड हाउ सी लेवल राइज इन ट्रिगरिंग फॉरेस्ट डाई ऑफ्स इन द कोस्टल रीजन। तो ये जो वर्जीनिया और ड्यूक यूनिवर्सिटी के जो साइंटिस्ट हैं, इन्होंने अभी एक रिसर्च रिपोर्ट निकाली है जिसमें इन्होंने सबका ध्यान खींचा है कि जो कोस्टल एरियाज होते हैं, समुद्र के किनारे के एरियाज, वहाँ पे सी लेवल बढ़ने से डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। जैसे कि ये आप चित्र में देख सकते हैं, क्योंकि जब सी लेवल राइज होता है तो जो नमकीन पानी होता है वो हमारी सरफेस पे यानी जमीन को घेरता हुआ और आगे तक आ रहा है। आगे तक आने में जो हमारी सॉइल है वो फर्टाइल नहीं रह जाती है, क्योंकि उसमें नमक की लेयर बिछती जाती है। तो ऐसा होता है कि वो धीरे धीरे न्यूट्रिएंट्स जो पेड़ को चाहिए वो नहीं मिल पाते हैं और हमारा फॉरेस्ट सूखता जाता है और फिर फाइनली क्या होता है, वो चेंज हो जाता है घोस्ट फॉरेस्ट में, जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है। एंड स्टडीइंग the vegetation in North Carolina, they find that rising seas are
inundating the state's coast, and salt water is seeping further into the land and wetlands. This salt is killing huge swath of contiguous forest, which is scientific community calls ghost forest. तो इसी तरह से कि salt water ghost forest में बदलता जा रहा है. And using satellite image, they have shown that more than 10% of forest wetland within the Alligator River National Wildlife Refuge in North Carolina have been lost over the at least 35 year. तो पिछले 35 सालों में इसने करीब 10% फॉरेस्ट और वेटलैंड को घोस्ट फॉरेस्ट में चेंज कर दिया है. और फिर यहाँ पे पूछते हैं कि व्हाट इज सी लेवल राइज एंड हाउ डज इट गिव राइज टू घोस्ट फॉरेस्ट. तो सी लेवल राइज होना क्या है और किस तरह से ये घोस्ट फॉरेस्ट में चेंज करता है वेजिटेशन को. लेट्स फाइंड आउट. चलिए देखते हैं. तो यहाँ पे सबसे पहला टॉपिक दिया है कि व्हाट इज सी लेवल राइज. तो सी लेवल राइज इन एन इंक्रीजिंग इन द लेवल ऑफ वर्ल्ड्स ओशन ड्यू टू द इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग. द राइज इन द सी लेवल इज लिंक्ड टू प्राइमरी फैक्टर. तो सी लेवल का जो राइज होना पूरे विश्व के ओशन में जल स्तर का बढ़ना जो कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण होता है, और मोस्टली इसके दो प्राइमरी फैक्टर हैं. एक तो थर्मल एक्सपेंशन और दूसरा है मेल्टिंग ग्लेशियर एंड आइस कैप. तो पहला हम देखते हैं इसमें थर्मल एक्सपेंशन में क्या है. द ओशन आर एब्जॉर्बिंग मोर देन 90% ऑफ द इंक्रीज्ड एटमॉस्फेरिक हीट एसोसिएट विद ग्रीन हाउस गैस एमिशन, एंड व्हेन वाटर हीट्स अप इट एक्सपेंड. तो ये जो हमारा जो ओशन है, ओशनिक बॉडी है या जो भी वाटर बॉडी होती है, ये पूरे वातावरण की 90% हीट को एब्जॉर्व करती हैं. और जब हमारा जो वाटर बॉडी है, जब ये हीट एब्जॉर्व करके गर्म होता है तो ये पानी फैलता है, यानी कि इसका घनत्व कम होता है. घनत्व को इंग्लिश में कहते हैं डेंसिटी, यानी डेंसिटी कम होती जाती है. और ओशन वाटर एक्सपेंड एंड टेक अप मोर स्पेस. तो जब ये वाटर फैलेगा तो उसे ज़्यादा स्पेस चाहिए, एंड दिस इज कॉल्ड थर्मल एक्सपेंशन एंड इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर 1/3 ऑफ द सी लेवल राइज. और ये सबसे बड़ा कारण है सी लेवल राइज होने का. एंड सेकेंड कारण है मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर एंड आइस कैप. ये तो बहुत ही प्राइमरी कारण है और इस पे हम बच्चे जानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग होने से जो हमारे जो पर्वतीय क्षेत्र हैं वहाँ पे एक तो जो ठंडक में आइस फॉल होना चाहिए वो अब उतना ज़्यादा आइस फॉल हो नहीं रहा है. उल्टा गर्मियाँ अपने समय से पहले आ रही हैं, तो समय से पहले ही मेल्टिंग स्टार्ट हो जाती है. तो बहुत ज़्यादा मात्रा में मेल्टिंग शुरू हो रही है, और जो मेल्ट होता हुआ पानी हमारा ओशन बॉडी में ही तो जाता है, तो ओशन बॉडी का लेवल हाई होता है. ये देखिए, यही रीजन यहाँ पे दिया है. इन 2019 आई स्टडी प्रोजेक्टेड दैट इन लो इमिशन सिनेरियो सी लेवल विल राइज 30 सेंटीमीटर बाय 2050. यानी 2050 तक सी का 30 सेंटीमीटर तक लेवल हाई हो जाएगा. एंड high emission scenario it will be 34 centimeter by 2050 and 111 centimeter by 2100. Impact of sea level rise. सी लेवल के बढ़ने से इम्पैक्ट क्या होते हैं? बहुत सारे इम्पैक्ट होते हैं. फ्लड आता है, जो कोस्टल एरियाज़ हैं वहाँ पे जो आसपास के क्षेत्रों में जो खेती होती है वहाँ नमक का पानी घुस जाने से वो हमारी सॉइल बिल्कुल पूरी तरह से इनफर्टाइल हो जाती है, खेती लायक नहीं रहती है. ठीक है, तो क्या होता है, लोगों को पलायन करना पड़ता है, यानी कि उनको माइग्रेशन बढ़ता है. माइग्रेशन बढ़ता है तो गरीबी बढ़ती है, गरीबी बढ़ेगी तो चोरी चकारी ये सब बढ़ेगा. उसके बाद हमारे पास रहने की जगह कम हो जाती है, बहुत सारे लोग अपनी जगह छोड़ के जाने के लिए, बायोडाइवर्सिटी खतरे में आ जाती है ना. और जो बहुत सारे हज़ारों छोटे छोटे आइलैंड्स हैं वो तो पूरी तरह से डूब ही जाएंगे. तो वहाँ पे जो पॉपुलेशन है उनको दूसरी जगह शिफ्ट करना है. वो एक बहुत बड़ा उनके सामने गोल है कि हम अपनी पॉपुलेशन को किसी सेफ जगह कहाँ पे शिफ्ट करें, या हमें अब आइलैंड खरीदने पड़ेंगे किसी देश को,
मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं है, पर आई थिंक मालदीव है या कोई ऐसा देश है जिसके कई छोटे छोटे आइलैंड्स हैं जो कि डूबने वाले हैं, सी लेवल राइज हो रहा है जिस तरीके से, तो वो अपनी पॉपुलेशन को शिफ्ट करने के लिए कोई आइलैंड खरीदने तक जा रहा है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स सामने आएंगी। और फिर सी लेवल होने से बहुत सारे हरिकेन्स आते हैं, and many birds are use coastal ecosystem to find flood food, live to breed, sea turtle, मतलब पूरी तरह से आपका जो कोस्टल इकोसिस्टम है वो तबाह हो जाएगा, है ना। एंड राइजिंग सी लेवल विल बी लीड टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल, इट कुड क्रिएट 187 million climate refugees by 2100 according to the study। तो रिफ्यूजी की प्रॉब्लम आती है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही गिना दिया है, क्योंकि जब आप किसी भी चीज़ को लिंक करके पढ़ेंगे ना, तो आप आर्टिकल पढ़ने से पहले ही आपके दिमाग में चीज़ें लिंक होती चली जाएंगी। कि खुद को रख के सोचे ना कि अगर आपके घर के अंदर पानी घुस जाता है, आप क्या करेंगे? आप जगह छोड़ के भागेंगे, आपका जो घर का इकोसिस्टम है पूरा बर्बाद हो जाएगा, आप गरीब हो जाएंगे, क्योंकि आप अपना पूरा का घर तो उठा के कहीं लेके जा नहीं सकते, आप नया घर खरीदेंगे, उसके लिए पैसे चाहिए, है ना। तो इस तरह से क्या इफेक्ट हम पे पड़ता है, तो हम उसको समझ सकते हैं ज़्यादा अच्छी तरह से। एंड यहाँ पे है अबाउट घोस्ट फॉरेस्ट। तो ये पूरा टॉपिक जो है घोस्ट फॉरेस्ट पे बेस्ड है, तो हम घोस्ट फॉरेस्ट तो समझ ही लें कि क्या है। घोस्ट फॉरेस्ट क्यों कहते हैं? राइजिंग सीज ऑफ्टन conjured the threat of faraway low-lying nation, coastal cities or island states something in future, but effects already being felt by coastal vegetation, ghost forest, which are landscape filled with ghostly dead tree, and immediate consequence of sea level rise. These leafless, limbless tree can last decay in this dried up barren state। तो घोस्ट फॉरेस्ट वही है कि ये पूरी तरीके से बेजान पेड़ अब बचे हुए हैं, जिनमें ना किसी भी तरह के पेड़, पत्तियां, फूल कुछ नहीं होता है, और ये कोस्टल एरिया के पूरे वेजिटेशंस को ख़त्म कर देते हैं। सी लेवल राइज कनेक्शन, तो इसका सी लेवल राइज से कनेक्शन क्या है? सी लेवल rise increase the risk of salt water intrusion. It is the flow of sea water into wetlands and river. As the sea level rise, more salt water encroach on the land and overtakes fresh water, and trees rely upon for sustenance। सी जो हमारा ओशनिक वाटर है, नमकीन होता है, तो वो फ्रेश वाटर में जब घुसेगा तो पूरा का पूरा एरिया को वो नमकीन सलाइन कर देता है, ठीक है। एंड salty water slowly poisonous tree and eventually kills them, and dead tree with pale trunks are telltale sign of high salt level in the soil। और धीरे धीरे वो पॉइजन जहर का काम करते हैं और पेड़ों को मार देता है। And the rising salt water also leaves soil unhealthy and forest unsuitable for new growth। और साथ ही उसमें किसी भी तरीके की न्यू ग्रोथ का होना असंभव हो जाता है, ठीक है, क्योंकि जो ऑलरेडी पहले से हैं वो उन्हीं को ही पॉइजन का काम कर रहा है, तो नई ग्रोथ कहाँ से होगी। एंड व्हाट साइंटिस्ट विटनेस इज दैट विल लार्ज patches of tree are dying simultaneously, slipping of the same species are not growing to take their place। तो यही है यहाँ पे, ये इनका कहने का मतलब है कि ऐसा साइंटिस्ट ने देखा है कि जो ऑलरेडी पहले से ट्री हैं वो मर चुके हैं, तो नई ट्रीज का कोई सवाल ही नहीं उठता है। चलते हम अपने अगले टॉपिक पे। ये है अ ब्यूटी टू बीहोल्ड। और आज हमारा यहाँ पे जीके में टॉपिक है कैटरपिलर्स आर नॉट वॉर्म्स। तो ये जो कैटरपिलर है इन्हें हम अक्सर वॉर्म समझ लेते हैं, तो आज यहाँ पे ये बताया गया है कि वॉर्म्स और कैटरपिलर में क्या अंतर होता है। हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, रीड ऑन टू नो। चलिए देखते हैं कि ये दोनों एक दूसरे से कैसे अलग होते हैं।
तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि हम कैटरपिलर और जो वॉर्म्स होते हैं इनके धीमे चलने के कारण स्लो मूविंग एंड लॉन्ग एंड स्वीकिंगली विद अ सॉफ्ट एंड सेगमेंटेड बॉडी, यानी जो बॉडी सेगमेंट में यानी ऐसे खंडों में बटी होती है ना, पार्ट्स में जो बटी होती है, इसके कारण हम वॉर्म्स और कैटरपिलर को एक समझ लेते हैं। पर कैटरपिलर और वॉर्म्स में कुछ समानताएं तो हैं, पर थोड़े ये दोनों पर हैं एक दूसरे से डिफरेंट ही। तो इनमें सिमिलरिटीज क्या हैं, चलो पहले इनको देख लेते हैं। सिमिलरिटीज हैं कि कैटरपिलर और वॉर्म्स दोनों मैन और ह्यूमन और इन्वायरमेंट के फ्रेंड हो सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए दोनों जो सड़े हुए पौधे होते हैं उनको खा के नष्ट कर देते हैं, यानी जो एक अर्थवर्म होता है वो स्वस्थ पौधों को और मरे हुए पौधों को खा सकता है, लेकिन वे बड़े प्राणियों के लिए भी भोजन है और जो उनसे बड़े जो प्राणी होते हैं वो उन्हें खा लेते हैं। जबकि जो वॉर्म्स होते हैं वो मैन्योर बनाने में मदद करते हैं, यानी खाद बनाने में मदद करते हैं। और कैटरपिलर से निकलने वाली तितलियां और पतंगे पौधों के परागण का मतलब होता है पॉलिनेशन, उनमें हेल्प करते हैं, जिनमें से कई जीवों और मनुष्यों के लिए भोजन का उत्पादन करते हैं। जैसे हनी बी होती है और जो फल होते हैं ये एक से दूसरे में पॉलिनेट करते हैं। कैटरपिलर होती मतलब तितलियां होती हैं, वॉर्म्स होते हैं। तो ये इनमें सिमिलरिटीज होती है, पर डिफरेंट ये एक दूसरे से किस तरह होते हैं इनको देख लेते हैं। कैटरपिलर तितलियों या पतंगों के लार्वा हैं और वे एक कीट के जीवन चक्र का एक चरण है। दूसरी ओर जो वॉर्म्स हैं ये एक चरण नहीं है, बल्कि ये एक इन्हें इनवर्टिब्रेट्स कहते हैं। मतलब कैटरपिलर का जो ये वाला जो सीन है, जो पार्ट्स में बटी हुई बॉडी यानी लार्वा जो है, ये इसका एक लाइफ साइकिल का एक पार्ट है, बल्कि वॉर्म अपना पूरा लाइफ उसी पार्ट में ही बिताता है, वो उसकी लाइफ है, मतलब वो उसी तरह रहता है। पर कैटरपिलर में आमतौर पर 3 जोड़े पैर होते हैं, ठीक है, और वॉर्म के अक्सर पैर नहीं होते हैं, वो अपनी बॉडी को खिसका के चलता है। और वॉर्म आमतौर पर आंखें नहीं होती हैं, इसके बजाय उनके पास रिसेप्टर्स होते हैं जो कि लाइट होने पे या डार्क होने पर उनकी मदद करते हैं। इसके अलावा जब वॉर्म्स अंधेरे और नमी को पसंद करते हैं, बल्कि कैटरपिलर और नमी और अंधेरे में बिल्कुल नहीं दिखते हैं। तो हमें समझ में आ गया होगा कि कैटरपिलर और वॉर्म्स में बहुत ही बेसिक अंतर होता है, जो कि क्या है। और यह है फर्स्ट पेज की स्पोर्ट्स न्यूज। और अब हम आगे हैं अपने नेक्स्ट पेज पे, जिसमें हमारा पहला टॉपिक है वर्ल्ड टूर। वर्ल्ड टूर में यहाँ पे आज हम टूर कर रहे हैं उरुग्वे का, और यहाँ पे सम फैक्ट्स दिए हुए हैं। और हम उरुग्वे के फैक्ट्स पढ़ने से पहले मैप में देख लेते हैं कि उरुग्वे है कहाँ पे। तो ये देखिए, ये है उरुग्वे और ये साउथ अमेरिका का जो पार्ट है उसके अंतर्गत आता है। और ये कितने देशों से घिरा हुआ है, एक अर्जेंटीना और दूसरा ब्राजील से घिरा हुआ है। और इसके ईस्ट कोस्ट पे अटलांटिक ओशन है और वेस्ट कोस्ट पे पैसिफिक ओशन है, ठीक है। तो उरुग्वे लोकेटेड है सदर्न ईस्ट कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका, और इसका बॉर्डर जो कि हमने देख लिया है अर्जेंटीना वेस्ट में और ब्राजील नॉर्थ एंड ईस्ट में घिरा हुआ है। और मॉन्टेविडो इसकी कैपिटल है, और ये एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक स्टेट है। और उरुग्वे हैव ancestors from Spain and Italy who immigrated on the century of 19th and 20th century। और उरुग्वे पे स्पेन और इटली का शासन रहा है, जो कि 19वीं और 20वीं शताब्दी तक रहा। और उरुग्वे को जाना जाता है स्विट्जरलैंड ऑफ साउथ अमेरिका बिकॉज इट्स अ पीसफुल कंट्री, क्योंकि ये एक शांति वाली प्लेस है। मतलब यहाँ पे किसी भी तरह का कोई भाग दौड़ नहीं है। यहाँ की पॉलिटिकल जो पार्टीज हैं उन्होंने अच्छा माहौल बना के रखा है, और इसलिए इसे साउथ अमेरिका का स्विट्जरलैंड कहते हैं। एंड द कंट्री इज ऑल्सो रिगार्डेड एज वन ऑफ द मोस्ट सोशली प्रोग्रेसिव कंट्री इन लैटिन अमेरिका।
अच्छा, ये बच्चों जो साउथ अमेरिका में जो देश आते हैं ना, जितने ब्राज़ील, चिली, इक्वाडोर और उरुग्वे, अर्जेंटीना, ये इन सारे देशों को लैटिन अमेरिका भी कहते हैं। तो इसको इसका नाम और भी है, जो कि सोशल प्रोग्रेसिव कंट्री है उरुग्वे, लैटिन अमेरिका की। एंड वेनमस spiders and snakes are common in Uruguay, and pumas, jaguar, fox, armadillo, gant, antlion, and capybaras and some of the animal found here. और बहुत ही जहरीले सांप और स्पाइडर से और बहुत सारे और भी एनिमल से रिच है ये देश। और यहाँ पे इस पूरे आर्टिकल पे बेस्ड 2-3 क्वेश्चन दिए हैं जिन्हें आप सॉल्व करिएगा। इसके बाद ये है फन फैक्ट, और जिसे आप लोगों को खुद से पढ़ना है, क्योंकि न्यूज़पेपर पढ़ने का मज़ा तभी है जब आप उसकी इंटरेस्टिंग चीज़ें खुद पढ़ें। और इसमें जो पजल्स होती हैं उन्हें खुद से सॉल्व करें। और इसके बाद है ये वॉर ऑफ वर्ड, और यहाँ पे पूछा गया है, डू यू बिलीव डेट ऑनलाइन स्कूलिंग इज द ओनली वे फॉरवर्ड। तो इस पे अपने जवाब हाँ और ना में दीजिएगा, और पर जो है उसके साथ आपके पास अच्छे पॉइंट्स भी होने चाहिए। और आज का वर्ड ऑफ द डे है, आज का द हिंदू वर्ड ऑफ द डे है स्टांस। स्टांस का मतलब होता है किसी पर्सन का पोस्चर या फिर आसन, या फिर पोस्चर से मतलब होता है उसकी खड़े होने की, बैठने की मुद्रा, जो कि खास करके जब वो गेम खेल रहा हो, स्पेशली व्हेन प्लेइंग अ स्पोर्ट सच एज अ क्रिकेट, गोल्फ एंड टेनिस। जैसे गोल्फ खेलते समय पोस्चर अलग होता है और टेनिस का पोस्चर अलग होता है, तो उसको स्टैंस कहते हैं। बहुत ही अच्छा शब्द है, इसको अपनी वोकैबुलरी की डायरी में ऐड कर लीजिए। और ये है अर्थ वॉच, मैच द डिस्क्रिप्शन विद द राइट वर्ड। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, इन्हें आपको इधर दिए हुए राइट वर्ड से मैच करना है। तो इस पजल को आप सॉल्व करिए, और जिसका भी मीनिंग आपको नहीं आता है आप गूगल करके देखिए। जैसे कल्टीवेशन है, या पोमोलॉजी आपको नहीं पता है, या एट्रीडोक्टेल नहीं पता है, तो इसकी हिंदी क्या होती है, जब आप खुद से सर्च करेंगे तो आपको ये सारे पजल्स को मैच मिलाना बहुत ही आसान हो जाएगा, और आपको ये याद भी रहेंगे। मिलवाने को क्या है, यहाँ आंसर दिए हैं, मैं अभी के अभी आपको मिलवा सकती हूँ, पर ये पजल्स वगैरह आप लोग खुद सॉल्व किया करिए। और अब हम आ गए अपने दूसरे पेज पे, जो कि ये पहली पिक्चर एक पहला दिया हुआ है, नेम द एनिमल डेट हैज पैटर्न सिमिलर टू द आर्ट इंस्टॉलेशन इन द पिक्चर एंड क्लू इट इज द फास्टेस्ट एनिमल इन द वर्ल्ड। तो आपको समझ में आ रहा होगा ये कौन से एनिमल की पैटर्न है। 2-minute word search. This easy search is on art. Spot 6 word in the grid below. आपको यहाँ पे आर्ट से रिलेटेड 6 वर्ड ढूंढने हैं। आर्ट जैसे वाटर कलर होता है, और एक्रिलिक पेंट होता है, लैंडस्केप होता है, हम सीनरीज बनाते हैं, उससे रिलेटेड आपको आर्ट से रिलेटेड ग्रिड में इसमें वर्ड ढूंढने हैं 6। और ये है बच्चों के लिए 3-minute फन रीड है, और इसमें दिया हुआ है क्ले के बारे में। जो क्ले आजकल हम खेलते हैं उसकी ओरिजिन किस तरह से हुई, और वो आज किस रूप में हमारे पास है, और क्ले का यूज़ पहले लोग कैसे करते थे। जैसे यहाँ लिखा है पॉटरी बनाने में, क्ले का ज्वेलरी बनाने में यूज़ होता था। तो इसको आप लोग को खुद से रीड करना है। और द हिंदू का अनस्क्रैम्बल इन अ मिनट में जब हम इन अल्फ़ाबेट्स को अरेंज करके ऑर्डर में लगाएंगे तो हमारी स्पेलिंग बनेगी ACQUICSESCE। एक्यूसियस माने होता है संतुष्ट होना किसी भी चीज से, और इसकी मीनिंग है एक्सेप्ट समथिंग बट विदाउट प्रोटेस्ट।
और अब आ गए हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट पे, जो कि है 2 मिनट कॉम्प्रहेंशन द हिंदू का। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है इस पूरे न्यूज़पेपर से। और अगर आपको वीडियोस में कॉम्प्रहेंशन करने में किसी भी तरह की दिक्कत आ रही है तो मैंने ब्लॉग बना दिया है, आप वहाँ पे ब्लॉग एड्रेस पे जाइए, जो कि www.studyforthebetterfuture.online है। आप वहाँ पे जाइए, वहाँ पे पूरे न्यूज़पेपर का हर लिंक दिया हुआ है। आप सीधे मेरे न्यूज़पेपर पे आएंगे और वहाँ से आराम से इत्मीनान से बैठ के ब्लॉग पढ़िए और इसको सॉल्व करिए। और मैंने अपने ब्लॉग में पूरे न्यूज़पेपर को हिंदी में डिस्क्राइब किया है, वहाँ पे टाइप करके। एक बार आप विजिट जरूर करिए ब्लॉग पे, और उसमें जो भी सुझाव देने हैं तो प्लीज़ वहाँ पे कमेंट का ऑप्शन होता है, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। और अब हम आ गए हैं अपने नेक्स्ट पेज पे, और यहाँ पे NI फॉर NI के लिए एक टॉपिक हमेशा होता है बहुत अच्छा सा। और यहाँ पे आज हमारा टॉपिक है कोपिकर, द फादर ऑफ मॉडर्न प्लानिटरी साइंस। ये जो कोपिकर बेल्ट का हम नाम सुनते हैं ना, जो हमारी स्पेस में कोपिकर बेल्ट है, उसको इन्होंने ही खोजा था, जो कि फादर ऑफ मॉडर्न प्लानिटरी साइंस कहलाते हैं। तो इसके बारे में मैं जूम कर देती हूँ और थोड़ा सा ब्रीफ में बता देती हूँ आपको। बाकी जो भी मेरे रीडर्स हैं वो इसे खुद से रीड करेंगे और अपने छोटे भाई बहनों को इसके बारे में बताएंगे, क्योंकि अगर मैं इसे पूरा डिस्क्राइब करूँगी तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आप बोर होने लगेंगे। तो इसके बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ कि जो कोपिकर बेल्ट होती है वो नेपच्यून की ऑर्बिट होती है, यानी नेपच्यून की जो कक्षा होती है उसके बाहर एक डिस्क के आकार की होती है, और इसमें बहुत सारी बर्फीली गैस, पत्थर, इनसे मिलके कोपिकर बेल्ट बनी होती है। और ये बहुत सारी कॉमेट भी पैदा करते हैं, और इसका नाम खगोल विज्ञानी जेरार्ड कोपिकर के नाम पे रखा गया है, जिन्होंने वास्तव में देखे जाने से पहले इसका अनुमान लगा लिया था। तो मैंने आपको इसके बारे में थोड़ा सा बता दिया है, और आप अब इन महान साइंटिस्ट के बारे में आराम से पढ़िए। देखिए, आपको अभी कोविड इतना चल रहा है तो घर से बाहर मत जाइए और न्यूज़पेपर ऑनलाइन ही देख लिया करिए, ज़्यादा बेटर है, ठीक है। और अगर आपको मैं न्यूज़पेपर डेली प्रोवाइड कर रही हूँ विद समझाने के साथ समझा रही हूँ, आपको वोकेबलरी भी दे रही हूँ वीडियोस में, तो मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा कुछ सेफ है आपके लिए, और आप घर में बैठे बैठे अपनी स्किल्स को बढ़ा सकती हैं। तो प्लीज़ बढ़ाइए और मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए, खास करके उन बच्चों तक जिनके पास फैसिलिटी नहीं है, बहुत अच्छे स्कूल्स नहीं हैं, पर हाँ इस टाइम ऑनलाइन क्लासेस की वजह से मोबाइल्स हैं, तो उनको बताइए मेरा चैनल, जिससे वो भी अच्छे से पढ़ें, उनकी भी इंग्लिश अच्छी हो जाए। और हमारा इकोलॉजिकल में अगला टॉपिक है फेसिंग हिमालयन प्रॉब्लम्स। जो हमारा हिमालय है वो इस समय बहुत ही ज़्यादा क्लाइमेट चेंज की परेशानियां फेस कर रहा है। अभी आपने मार्च में, आई थिंक मार्च नहीं, फैब में आपने देखा था ना, जो एक और ग्लेशियर फटा था, जिसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि वो ठंडक में कैसे फट गया। जो फैब में नंदा देवी ग्लेशियर फटा था ना, और ऋषि गंगा प्रोजेक्ट नीचे चल रहा था, और उसमें कितने सारे मजदूर बेचारे मारे गए थे। तो ये इसी तरह की हिमालय प्रॉब्लम्स आए दिन फेस कर रहा है, और इसमें तो मजदूर मरे तो ये खबर हमारे सामने आ गई। तमाम ग्लेशियर्स ऐसे हैं या तमाम लैंडस्लाइड होती हैं
जो आए दिन गिरते रहते हैं और वहाँ लोग मरते हैं, पर बहुत सारी खबरें हम तक नहीं भी पहुँचती हैं। तो इसी तरह का यहाँ पे ये न्यूज़ दिया हुआ है कि स्नो क्लैड mighty mountains and rough terrains dominate our perspective of Himalayas. What about its glacier and the fact and that they provide headwaters for major river system in Asia, as the Arctic and Antarctic glacier make news for unpretended melting? Is it all well with our own ice mass? तो बच्चों ये जो हिमालय है ये पूरी एशिया के लिए पानी का काम करता है, मतलब हमारे पानी की व्यवस्था करता है, आप ये भी कह सकते हो, और साथ साथ हमारी मॉनसून की व्यवस्था करता है। अगर हिमालय नहीं होता तो जो मॉनसून का इंडिया में पैटर्न है, एशिया में जो पैटर्न है, वो पैटर्न ना होता। तो बहुत सारी चीज़ें इससे अफेक्ट हो रही हैं। एंड 70% ऑफ द अर्थ सरफेस इज वाटर, ठीक है, एंड ऑफ द रिमेनिंग 30% और 20 इज लैंड एंड 10 इज आइस। और जो बचा हुआ 30% है उसमें से 20 मतलब आप 20 एरिया लैंड मान लीजिए और 10 है आइस का। एंड मोस्ट ऑफ द आइस इज द आर्कटिक एंड एंटार्क्टिक, यानी जो हमारे पास पीने का साफ पानी है वो ग्लेशियर्स के रूप में है। 90% हमारा पीने का साफ पानी ग्लेशियर्स में है और वो मेल्ट होते जा रहे हैं, है ना। और जो 70% पानी है वो तो हम पी ही नहीं सकते ना, क्योंकि वो अर्थ सरफेस की वाटर यानी ओशनिक बॉडीज में है। तो हमारे पास पानी कितना है, 10% ही पानी है, ठीक है। आप मतलब ये लॉजिक समझ में आया ना कि हमारे पानी की क्यों इतनी कमी हो रही है, क्योंकि हमारे पास जो पीने का पानी है वो मात्र 10% ही है, 100 में से 10वां हिस्सा पानी है। इसीलिए पूरा वर्ल्ड परेशान है। एंड द हिमालय कंटेन द 3rd लार्जेस्ट डिपॉजिट ऑफ आइस एंड स्नो इन द वर्ल्ड। या और हम जो हमारा हिमालय पर्वत है वो तीसरा बर्फ का सबसे ज्यादा डिपॉजिट अपने पास रखता है, ठीक है। देयर आर अबाउट 15,000 glaciers in the region including Gangotri and Yamunotri, Uttarakhand, Khumbu Glacier, Mount Everest region, Langtang Glaciers in Jemu Glacier in Sikkim। और ये जो गंगोत्री यमुनोत्री हैं ये बहुत ही फेमस हैं क्योंकि ये बहुत ही बड़े ग्लेशियर हैं। द ग्लेशियर फ्रॉम द सोर्स ऑफ पेरिनियल रिवर्स अक्रॉस द इंडो गैंगेटिक प्लेन। जो पेरिनियल रिवर्स का मतलब है यहाँ पे जो सदाबहार नदियाँ होती हैं, जैसे हमारी गंगा यमुना। आपने कभी देखा है कि गंगा सूख गई है, यमुना सूख गई है? देखो, जो मैदान में आके सूखना अलग चीज है क्योंकि हमने उनकी धाराओं को मोड़ दिया, उनमें डैम बना के पानी रोक दिया। पर आप कभी ये नहीं देखेंगे कि ऋषिकेश में गंगा सूख गई, हरिद्वार तक गंगा ही नहीं आ रही है, जैसे कि हमारे साउथ की नदियां हैं। क्योंकि साउथ की नदियों में कोई ग्लेशियर नहीं है, वो किस पे डिपेंड है, वर्षा के पानी से। जब बारिश होती है तो वो फ्लो में आ जाती हैं, फिर पूरे साल धीमे पड़ जाती हैं। तो जो नॉर्थ में हमारी रिवर्स है वो पेरिनियल रिवर्स है, यानी कि सदाबहार नदियां हैं। तो जो हमारा आइस कैप है हिमालय का वो उनका सोर्स है ना। और एशिया के लिए यानी पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, इंडिया, बांग्लादेश, ये सब कुछ हिमालय पे ही डिपेंड करता है। द बैड न्यूज यहाँ पे यही है कि ग्लेशियर्स पिघलते जा रहे हैं और पूरे वर्ल्ड में सबसे तेजी से पिघलने वाले जो ग्लेशियर्स हैं वो हिमालय रीजन के हैं। Why it this happens? ऐसा क्यों हैपन हो रहा है? Experts have held that is difficult to attribute glacier retreat माने पीछे हटना, वो मतलब पिघल रहे हैं तो वो पीछे जा रहे हैं। Entire range to one specific cause, एक कारण है। However, the Intergovernmental Panel on Climate Change suggests global warming as the cause, and deforestation, land use change also diversely affect these glacier, it says। देखिए, एक ये सबसे बड़ा कारण है कि डिफॉरेस्टेशन, ये मैंने अपनी भी आंखों से देखा है कि जो जैसे हमारा 4 धाम प्रोजेक्ट चल रहा है, सुनने में बहुत ही अच्छा लगता है कि अब आप पूरे वर्ष 4 धामों की यात्रा करिए, लेकिन इतना ज़्यादा खतरनाक है जब हम उन रास्तों से जाते हैं। इवन मैं टिहरी तक गई हूँ, तो टिहरी तक रास्ते में जाते जाते मतलब पहाड़ों का ऐसा हाल कर दिया है कि सिर्फ मिट्टी, धूल, मलबा, मतलब जंगल का वो पहाड़ों को काटते जा रहे हैं। तो पहाड़ों के साथ तो पेड़ भी कटेंगे, इतनी ज़्यादा लैंडस्लाइड्स के चांसेस हैं, इतनी ज़्यादा। तो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है हिमालय पे, जो ये कंस्ट्रक्शन करते जा रहे हैं
ये बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट डालेगा। और आपने खुद देखा, जो ऋषिगंगा प्रोजेक्ट चल रहा था, इतना बड़ा प्रोजेक्ट था, सिर्फ नंदा देवी का एक छोटा सा ग्लेशियर फटा था और पूरा ऋषिगंगा प्रोजेक्ट आज वहाँ पे कीचड़ है, वो पता नहीं कहाँ बह के गया। तो आप 4 धाम बनाओ, चाहे 8 लेन की रोड बनाओ, चाहे कुछ भी बनाओ, अगर एक बार वहाँ लैंडस्लाइड हो गई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो ये चीज़ें हैं, पर हमारी गवर्नमेंट को भी सिर्फ वोट चाहिए, और सभी जानते हैं क्या क्या चाहिए, और वो इंसानों की ज़िंदगी से बहुत खिलवाड़ करते हैं और हमारे क्लाइमेट के साथ भी कर रहे हैं। एंड वहाँ पे चेंज हो रहा है, प्रेसिपिटेशन एंड डिक्रीज इन स्नोफॉल कुड ऑल्सो इम्पैक्ट द रेट ऑफ ग्लेशियर रिट्रीट। तो जब प्रेसिपिटेशन ही नहीं होगा, पेड़ ही नहीं होंगे, तो वो वाटर को क्या प्रेसिपिटेट करेंगे और क्या स्नोफॉल होगा। जब स्नोफॉल ही नहीं होगा तो ग्लेशियर्स दोबारा जमेंगे कैसे, बनेंगे ही नहीं, और घटते जाएंगे, है ना। और एंड ग्लेशियर, व्हाट आर दे, ग्लेशियर्स क्या होते हैं? ग्लेशियर्स होते हैं बहुत ही बड़ा स्लो मूविंग आइस मास होता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा जब बर्फ होती है, ग्लेशियर भी चलते हैं, आप कह सकते हैं ग्लेशियर मूव करता है एक जगह से दूसरी जगह के लिए। ये जो देखते हैं आप, ये नदियों में जो गोल गोल पत्थर आते हैं ना, जिन्हें लोग उठा लाते हैं और फिर घर में पूजा करते हैं, अरे शंकर भगवान जी हैं, ये ग्लेशियर के द्वारा घिसे हुए पत्थर हैं। अब आप खुद समझ सकते हैं कि एक बर्फ में कितनी ताकत होती है स्नो में, क्योंकि स्नो बहुत ही स्लो मूवमेंट करती है, घिसती जाती है, रगड़ती जाती है, और कितनी बड़ी बड़ी शिलाओं को गोल गोल कर देती है। एंड स्नो एंड स्कैप मेल्टिंग एंड सब मेल्टिंग ओवर द ईयर्स, ग्लेशियर फ्लो ड्यू टू स्ट्रीट ऑन देयर ओन वेट। और ग्लेशियर का अपना वेट होता है और फ्लो होता है क्योंकि वो पहाड़ों की ढलान के कारण मूव करती है आगे की तरफ, ठीक है। और फिर नीचे आती है तो वो पिघलती जाती है, मेल्ट होती है, पानी में बदलती जाती है, और हमारे जो हाई लैटिट्यूड्स हैं वहाँ पे आइस फॉल होती जाती है। बट अब आइस फॉल हो नहीं रही है, पर ग्लेशियर का मूवमेंट तो नहीं रुकेगा ना ढाल के कारण, और वो उसकी मेल्टिंग भी नहीं रुकेगी इसलिए। और वेजिटेशन घट चुका है, वरना जो हमारे पर्वत पहाड़ हैं ना, ये उन्हें रोक के रखते हैं। एंड इम्पैक्ट अब आप यहाँ पे पढ़ लीजिए, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आपको ऑलरेडी बता दिए हैं और वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। एंड व्हाई इज मैटर्स, तो ये मैटर क्यों करता है? अगर ग्लेशियर्स मैटर हो, मतलब गलेंगे, तो क्या होगा? आप ये इस तरह समझ सकते हैं कि ग्लेशियर्स हमारी जिंदगी हैं। और किसी रीज़न में अगर एक बार ग्लेशियर्स ख़त्म हो गए तो वो बहुत ही मुश्किल है कि 100-50 सालों में भले बने, क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से वो दोबारा बन नहीं पा रहे हैं। इसलिए जो जहाँ पे है उसे बचाना ही हमारा काम है। और गाइस, अब हम आ गए हैं अपने विकिपीडिया डेली सर्च पे, और हमारे यहाँ पे पहला टॉपिक है पिक्सर। पिक्सर एक एनिमेशन स्टूडियो है बच्चों, अमेरिका का कंप्यूटर एनिमेशन, और इसकी एनिमेशन रियली में बहुत ही खूबसूरत होती हैं और बड़ी ही इनोवेटिव होती हैं और बहुत ही इंस्पिरेशन देने वाली होती है। मैंने खुद देखा है, यूट्यूब पे बहुत आती हैं, कभी आप देखिएगा। और इसकी शुरुआत किसने करी, कैसे हुई, ये सारी डिटेल यहाँ पे दी हुई है। इनके एनिमेशन के नाम भी दिए, टॉय स्टोरी, फाइंडिंग नेमो, कार्स, इनक्रेडिबल। और हमारा लास्ट वर्ड है बाम्बी। बाम्बी एक एनिमेटेड क्रिएशन है। हमारा बाम्बी छोटा सा डियर है और इसको क्रिएट किया था, डायरेक्टेड बाय डेविड हैंट एंड प्रोड्यूस्ड बाय वॉल्ट डिज्नी इन 1942 में। वॉल्ट डिज्नी, जिन्होंने डिज्नी लैंड या डिज्नी थिएटर बनाया था, उनके द्वारा ये बाम्बी क्रिएट किया गया था। और सेकंड हमारा लास्ट पॉइंट है एंजलिस जू, लॉस एंजलिस जू। लॉस एंजलिस जू किस लिए फेमस है? ये चिंपैंजी
कोविड-19 यहाँ पे भी फैला था और एटलीस्ट 35 एनिमल्स को हो गया था, जिस वजह से इस जू को बंद करना पड़ा था। और तब भी ये बात सामने आई थी कि हाँ, ये एनिमल्स में भी हो सकता है, और लोगों ने अपने घर में डॉग्स वगैरह को बाहर निकाल दिया था। इंसान से ज़्यादा खतरनाक और कोई हो ही नहीं सकता है। मैंटेल्ड गुइरेजा हमारा लास्ट पॉइंट है। ये ऐसे दिखते हैं, और ये है द ब्लैक एंड वाइट कोलोबस, अ टाइप ऑफ ओल्ड वर्ल्ड मंकी। और बच्चों, उसके बाद हम आ गए हैं फेस टू फेस पे, और ये क्रिकेटर हैं और इनके बारे में यहाँ पे क्लू दिया हुआ है। दिस यंग इंडियन क्रिकेटर स्कोर्ड 82 रन्स टू हेल्प दिल्ली कैपिटल बीट कोलकाता नाइट राइडर्स इन अहमदाबाद। और आपको अपने आंसर्स भेज सकते हैं school@thehindu.co.in पे, along with your name, class and school। और उसके बाद है आज की सुडोकू। इसका डिफिकल्ट रेटिंग है 4 स्टार। और अब आ गए हम लास्ट पेज की स्पोर्ट्स न्यूज़ पे। और गाइज, न्यूज़पेपर पढ़ते रहिए, घर में अच्छे से रहिए, बिल्कुल स्वस्थ रहिए, बहुत सारी कोविड के अफवाहों पे ध्यान मत दीजिए, बस इन अननेसेसरी के लिए बाहर मत जाइए और बहुत ज़्यादा भीड़ से बचिए, और अपनी स्किल्स को बढ़ाते रहिए घर में बैठ के, और मेरी वीडियोस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए, और ब्लॉग पे विजिट जरूर करिए जिसका एड्रेस है www.studyforthebetterfuture.online। एंड मैं मिलती हूँ कल आपको नए न्यूज़पेपर के साथ। थैंक यू।